हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू योर चैनल न्यू विजन स्टडी। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन पर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1773 टू 1857, जिसे कंपनी रूल के नाम से भी जाना जाता है इस पीरियड को। इसके पार्ट 1B, पार्ट 1A का हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यह दूसरा वीडियो है इस पर, पार्ट 1B। इसमें हम लोग मेनली चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853 से संबंधित एमसीक्यूज करेंगे। यह टॉपिक हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर जितने भी वनडे एग्जाम हैं उनमें पूछा जाता रहा है, रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग 10 वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे जो कि उक्त परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। हर क्वेश्चन के साथ आंसर और उस पर शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 15 सेकंड का समय अलॉट है। आप लोग कॉपी पेंसिल लेकर के बैठें और जो भी चॉइस मिल रहा है, आपको सही लग रहा है, उसको आप टिक करें, नोट करें और जब आंसर बताया जाएगा तो उसके साथ अपने मैच करके अपने को इवेल्युएट करें, देखें कहाँ तक हमारी तैयारी है और क्या हमें तैयारी की ज़रूरत है। ठीक है, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा प्रिपरेशन और अच्छा होता जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1B, कंपनी रूल। यह पार्ट फर्स्ट। हम लोग यह वीडियो हो जाने के बाद तो 20 क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे पार्ट फर्स्ट से, यानी कंपनी रूल से, और उसके बाद पार्ट सेकंड 1858 टू 1947 होगा। वह क्राउन रूल, वो पीरियड को जाना जाता है, तो उसके तहत अलग वह होगा, वो पार्ट बी कहा जाएगा। तो अभी पार्ट 1A हो चुका है, पार्ट 1B, इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन के एनालिसिस करने जा रहे हैं। देखें, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इस पर चार्टर एक्ट 1813 के तहत किस संस्था को कानून बनाने की शक्ति दी गई? यह मत देखिएगा, क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन 10 तक हम लोग 1 to 10 पिछले वीडियो में प्रैक्टिस कर चुके हैं। यह क्वेश्चन 11 to 20 रहेगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, गवर्नर जनरल की काउंसिल, गवर्नर जनरल की परिषद, सुप्रीम कोर्ट, इंडियन काउंसिल, भारत परिषद। आप लोग आंसर लगा चुके होंगे। आंसर बताया जा रहा है, उससे आप मैच करें अपने। किसे? गवर्नर जनरल की काउंसिल कानून बनाने की शक्ति। आपको पिछली वीडियो में बताया गया था कि 4th मेंबर इसमें मैकाले को रखा गया था विधि सलाहकार के रूप में, लॉ मेंबर के रूप में। इसको कानून बनाने की शक्ति जो भारत के अन्य क्षेत्र थे, बंगाल के अलावा मद्रास, मुंबई, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, इन सब के लिए कानून बनाने का अधिकार अब गवर्नर जनरल के हाथ में आ गया था। तो उसके लिए गवर्नर जनरल की परिषद थी, काउंसिल थी, वो उसको कानून बनाने के लिए एडवाइस देती थी। बताया गया था पिछली क्लास में कि यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन 1773 से जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से जो सेंट्रलाइजेशन की दिशा में स्टेप उठाया गया था, वह जाकर के 1833 के चार्टर एक्ट में पूरा हो जाता है। यहाँ कंपनी के पूरी तरीके से जो व्यापारिक कार्य थे, ट्रेड एक्टिविटीज थी, पूरी तरह से समाप्त कर दी गई। अब उसका काम था भारत में शासन प्रशासन करना। यदि कंपनी के माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश संसद शासन कर रही थी, ब्रिटिश सरकार, क्राउन का शासन चल रहा था कंपनी के माध्यम से, डायरेक्ट नहीं था। वह 1858 में डायरेक्ट क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया। एक कंपनी का जो बीच में कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी, यह बताया गया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उसको समाप्त कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स डायरेक्ट, वह बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इनको हटा दिया गया और वहीं पर इंडियन काउंसिल, भारत परिषद बनी, जिसके माध्यम से वह शासन चला। वो हम लोग वहां पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
चार्टर एक्ट 1853 के अंतर्गत कौन सी नई व्यवस्था शुरू की गई? सिविल सेवाओं के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की शुरुआत, सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, वायसराय व्यवस्था की शुरुआत या प्रांतीय विधायी परिषद, इसमें से कौन सी नई व्यवस्था शुरू की गई? आंसर लगा दिए होंगे, देखें। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर सिविल सर्विसेज, सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत हुई इस एक्ट के अंतर्गत। यद्यपि यह व्यवस्था को बताया गया है कि 1833 के में ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम कराने की, सिविल सेवाओं में कॉम्पिटिटिव भर्ती कराने की, परीक्षा के माध्यम से भर्ती कराने की व्यवस्था चार्टर एक्ट 1833 में था, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण यह व्यवस्था, यह प्रावधान लागू नहीं हो पाया। वह चार्टर एक्ट 1853 में जो प्रावधान किया गया उसके तहत इसे लागू किया गया। मैकाले, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया, उसके सुझाव के आधार पर 54 में गठित हुआ और उसके सुझाव के आधार पर फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम शुरू हुए, वह भी सीमित मात्रा में। यहां भर्ती का तरीका क्या था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपने परिचितों को सिविल सेवाओं में भर्ती करता था, कोई एग्जाम नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टर एक्ट 1853 में लेजिस्लेटिव काउंसिल को किस तरह बदला गया? क्या बदलाव किया गया? बाइकैमरल बनाया गया, द्विसदनी बनाया गया, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग कर दिया गया, प्रांतीय व्यवस्था, प्रोविंशियल सिस्टम बनाया गया, फेडरल कोर्ट बनाया गया। आंसर देखते हैं क्या है। सेपरेट लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस दिए गए, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को, विधायी और कार्यकारी कार्य को अलग कर दिया गया। इसकी और डिटेल इसमें नहीं बता रहे हैं कि आगे उसी पे आधारित और क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का गवर्नर जनरल बनने के बाद लाल डलहौजी ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिफॉर्म किए? उनमें जो दिया गया है इसमें कौन सा महत्वपूर्ण सुधार डलहौजी द्वारा किया गया? परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यक्तिगत सिद्धांत। अब देखिए यहाँ पर ट्रांसलेट जो हुआ है, जो पूछा गया है परीक्षा में, वही मैंने इसके हिंदी ट्रांसलेट किया, वही रखा है। इसलिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण परिषद, आईसीएस एग्जाम शुरू किया। तो कौन सा? आंसर लगा लिए होंगे आप लोग। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे गोद लेने की व्यवस्था पर रोक लगा दिया गया। बिना गवर्नर जनरल की अनुमति के कोई राजा या रानी गोद नहीं ले सकता था। इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, जिसके कारण तत्कालीन जो राजा थे, उसमें जो कि भारत की यह वेल नोन बहुत ही स्थापित परंपरा थी, उस पर यह डलहौजी ने इस पर रोक लगाया। उसका उद्देश्य ही था राज्य को मिलाना, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों पर कब्जा करना। तो उन लोगों को, जबकि ये मित्र राजा थे, लेकिन किसी तरीके से उनके राज्य को मिला लेना था। तो अंत में इससे बहुत ज्यादा आक्रोश राज परिवारों में था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चार्टर एक्ट 1853 के तहत गवर्नर जनरल्स काउंसिल में कितने नए लेजिस्लेटिव मेंबर्स जोड़े गए? जब गवर्नर जनरल की काउंसिल के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन अलग कर दिए गए तो लेजिस्लेटिव मेंबर्स बढ़ा दिए गए, उसमें 6 नए मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल में जोड़े गए। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुल सदस्यों की संख्या 12 हो गई, 6 नए जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट ने पहली बार लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस अलग अलग परिभाषित किए? ये तो वेल नोन है, लगा लिए हुए, अभी ही हम लोग डिस्कस किए हैं। चार्टर एक्ट 1853, यह एक्ट क्लियरली सेपरेटेड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन। पहली बार इस चार्टर एक्ट 1853 में गवर्नर जनरल के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव कार्यों को पूरी तरीके से अलग कर दिया गया। अब ये क्वेश्चन टफ हो जाता क्योंकि हम लोग सिस्टमेटिक पढ़ रहे हैं, एक्ट टू एक्ट पढ़ रहे हैं, इसलिए आसान हो गया है। नहीं तो यह क्वेश्चन वैसे बीच में आता, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री उसके बीच में रहता तो यहाँ पर प्रैक्टिस करना मुश्किल हो जाता। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन बार बार ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। पिछले जो पार्ट फर्स्ट था, फर्स्ट ए में, उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन देखिए कितना हमने दिया था, स्लाइड क्योंकि ठीक नहीं दिख रही थी, लेटर्स छोटे हो जा रहे थे, देखने में दिक्कत हो रही थी, ये बताए थे, इसीलिए इस स्लाइड में अब उसमें नहीं दे रहे हैं, नहीं तो हर एग्जाम के बारे में बताया था हमने, वो देख लीजिएगा। पिछले वाली जो हमारी वीडियो है उसका लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां से देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है वो क्वेश्चन। बार बार उसको देखिए, इस सब चीजें याद हो जाएंगी, किसी भी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको याद रहेंगे। किस गवर्नर जनरल को फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया कहा जाता है? भारत में शिक्षा, आधुनिक शिक्षा का पिता, फादर, पितामह कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड विलियम बेंटिंग को कहा जाता है क्योंकि यह आपको पहले पिछले वीडियो में बताया गया है कि 1813 के चार्टर एक्ट के तहत पहली बार भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने की अनुमति मिली 1833 के एक्ट में। उसके बाद 1813 के एक्ट में आपको पता है, 1833 के एक्ट में, चार्टर एक्ट 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, यानी पूरा उसको कानून बनाने का, और यहां पर अन्य जितने गवर्नर थे उसके अधीन कर दिए गए। तो अब ऐसे में भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए मैकाले का सुझाव था, उसके सुझाव के आधार पर उस दिशा में कदम लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने उठाया। इनका यह सब फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया, यह सब लेफ्टिस्टों का दिया गया स्लोगन है। एक्चुअली वह भारत में ब्रिटिश शिक्षा का पिता था, ब्रिटिश शिक्षा को, ब्रिटिश प्रणाली को बढ़ावा दिया, उसका अपना हित था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस का सबसे प्रसिद्ध सुधार कौन सा था? अस्थायी बंदोबस्त, राज्य हड़प नीति, सहायक संधि, आईसीएस का ओपन कंपटीशन। कॉर्नवालिस का सबसे प्रसिद्ध सुधार, उसे परमानेंट सेटलमेंट, अस्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। 1793 से चला, 1793 में उसने लागू किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस ए परमानेंट सेटलमेंट इन 1793। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने किस नीति को लागू किया? परमानेंट सेटलमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यपगत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति, सब्सिडियरी अलायंस सहायक संधि और फेडरल कोर्ट संघीय न्यायालय। वेलेस्ली की सहायक संधि की शर्तें सब बहुत ही अच्छी तरीके से लोग पढ़े हैं सब। तो यह सब्सिडियरी अलायंस सहायक संधि इसने लागू किया 1798 टू 1805 के दौरान। इसने सब्सिडियरी अलायंस लागू किया, बहुत से राज्यों को भारत में मिलाया। उनका उद्देश्य यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के रिवोल्ट का प्रमुख कारण कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट था? संवैधानिक पहलू कौन सा था? रेगुलेटिंग एक्ट के प्रोविजंस, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान, पिट्स इंडिया एक्ट के प्रावधान, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, गोद लेने की प्रथा का अंत या राज्य के हड़प नीति, फेडरल कोर्ट डिसीजंस, संघीय न्यायालय के निर्णय। प्रमुख कारण जो था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प नीति। इससे राजाओं में, जनता में बहुत आक्रोश था। तात्कालिक कारण तो था सुअर और चर्बी का, सुअर और गाय की चर्बी से बने हुए कारतूस, तो तात्कालिक कारण थे। लेकिन जो पहले से लोग नाराजगी चली आ रही थी जनता में, राजाओं में, वह था राज्य हड़प नीति जो डलहौजी ने शुरू किया था, उसके कारण। तो फ्रेंड्स, यह रहे आज के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते रहे हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कर चुके हैं और ये 10 महत्वपूर्ण दोनों मिला करके पार्ट फर्स्ट यानी कंपनी रूल के तहत, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल के अंतर्गत जो विकास हुए हैं उससे संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग कर लिए हैं। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे हैं। अगर आपने पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हम वो डाल देंगे लिंक, आप उसको अवश्य देख लें। बार बार इन चीज़ों को प्रैक्टिस करें, एक बार करिए, 2 बार देखें, बार बार देखिए, थोड़े थोड़े समय बाद देखिए, तो इससे क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा। और मेन चीज होता है फैक्ट याद करने से कुछ नहीं होगा, उसके बीच में चॉइस जो होते हैं वो चेंज कर देते हैं, तो धीरे धीरे वो दिमाग में आपके बैठने चाहिए। हर चीज की ट्रिक कितना याद करोगे, कितने फैक्ट्स याद करोगे, कितने रहेंगे? जब उसको बार बार आप प्रैक्टिस करते हो तो आपके दिमाग में वह बना रहता है। तो यह, अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। कमेंट में आप बताएं कि और किस टॉपिक पर आप चाहते हैं कि हम एमसीक्यूज बनाएं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं जिससे आपको आपके एग्जाम में सहायता हो सके, तो हम अवश्य ऐसा सुधार करने की कोशिश करेंगे। अगली वीडियो में हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पार्ट 2 करेंगे। अभी पार्ट 1 में 2 की सेक्शन किए, पार्ट 1A एंड पार्ट 1B, 20 क्वेश्चन हुआ। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पार्ट 2 जिसे 1858 टू 1947 के दौरान जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुए हैं उस पर, जिसे क्राउन रूल, क्राउन का शासन दौर के रूप में, क्राउन शासन का दौर था, उस दौरान जो विकास हुए हैं उसके संदर्भ में हम लोग स्टडी करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण, इधर और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आएंगे
एग्जाम में पूछे जाते हैं, इधर से ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसको भी हम लोग 2 पार्ट में बांट करके अध्ययन करेंगे, पार्ट 2 को भी। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस किया जा रहा है और छोटे छोटे वीडियो इसलिए ही बना रहे हैं कि जिससे आपका समय वेस्ट न हो। आप उस पर कहीं भी अपना, अगर खाना भी खा रहे हो तो उस समय भी देख सकते हो, अपने को उस पर कर सकते हो और धीरे 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 चीज़ें ये बहुत आसान हो जाएंगी। स्टेप बाय स्टेप आप ये सब आसानी से कर लेंगे। तो आज के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने देखा वीडियो। जय हिंद, भारत माता की जय और भारत, जय भारत, जय भारतीय सेना।